हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आना ही आना तय है। आना ही आना तय है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप तो थोड़ा सा मेहनत कर ही सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, पहला में क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ही हम लोग को इंटरेस्ट क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही। और दो पार्ट की कहानी का नाम है 20 के दांत, उससे में ज्यादा तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो चलिए लेकर हम पढ़ते हैं आगे। फिर बोला कि पहला, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो मैंने ट्रिक से बताया था भाई। श्रम विभाजन मतलब विभाजन बांटने का काम कौन करते थे जी। श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन बांटते थे, तो राइट आंसर होगा कौन बांटते थे, भीमराव अंबेडकर। तो देखते हैं भीमराव अंबेडकर किस विकल्प में। बोला भाई रामविलास शर्मा, ये तो परंपरा का मूल्यांकन लिखे है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर आगे बी नंबर पर, राइट आंसर होगा बी। ओके, और मैं बात बताऊं आप लोगों को, इस चैनल से मतलब इस चैनल को बहुत ही सिखाएगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए शुरू से अंत तक। फिर दिए हैं दोस्त भारत, 2 नंबर, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। फिर से, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। ठीक है दोस्त, बताना है। पहला थी सती प्रथा, सती प्रथा, अच्छा जी, जाति प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह प्रथा। तो हम लोग तो जानते हैं सती प्रथा नहीं पढ़ना है, दहेज प्रथा नहीं पढ़ना है, फिर बाल विवाह पर नहीं पढ़ना है, बाल विवाह प्रथा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जाति प्रथा। पाठ का क्या नाम है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो राइट आंसर होगा जाति प्रथा। ओके, ठीक है, इतना तक तो आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। ओके, फिर दिए 3 नंबर में, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, बढ़िया क्वेश्चन है, सुना है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, ये बताना है। जो जाति प्रथा है वो किस किस के लिए साथ है, स्वतंत्र का, स्वतंत्रता का, ठीक है, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त यहां से मैं आप लोगों को बता दूं, श्रम विभाजन जाति प्रथा है, उसमें हम लोग तो श्रम विभाजन के बारे में पढ़ना है। भीमराव वही ना बताते कि श्रम विभाजन मतलब उस कहानी में बताया गया कि जो मतलब लोहार है वो लोहार का काम करो, ऐसा नहीं। उसमें बताया गया कि किसी भी जाति को आप लोग वो काम करने के सबको अधिकार है। वो इसके भी वो विरोध करते थे, मतलब बांटने का काम करते थे। इसलिए तो जातीय प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो श्रमिक विभाजन का। ठीक है दोस्त, क्योंकि हमको श्रमिक विभाजन के बारे में पढ़ना, पाठ का नाम ही है जातीय प्रथा श्रम विभाजन, नहीं श्रम विभाजन। ठीक है, फिर आइए 4 नंबर क्वेश्चन पर भी, 20 की दांत कहानी किस वर्ग के, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। अंत अंत विरोधों को उजागर करती है, मतलब 20 के दांत कहानी बताना है वो किस वर्ग के मतलब उजागर करती है, मतलब किसके बारे में, किस वर्ग के बारे में वो बताना चाहते हैं। पहला में दिया निम्न वर्ग, दूसरा में दिया उच्च वर्ग, सी में दिया है मध्यम वर्ग और डी में दिया है व्यापारी वर्ग। ठीक है दोस्त, तो यहां से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 20 के दांत आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि वो हमेशा मध्यम वर्ग के बारे में चर्चा किया गया है। उसमें एक खोखा था, उसका आगे मैं उसका भी ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, मतलब 2 पाठ में उससे हम पढ़ेंगे खोखा के बारे में ना। तो क्या किया ना, खोखा हमेशा कुछ भी चीज रहता था उसमें, वो कुछ ना तोड़फोड़ को कुछ काम करता था। तो उसके पिता देखते थे कि वो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव होता है कि खोखा मतलब खोखा के पिता अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर, क्योंकि वो कुछ भी सामान लेता था तोड़फोड़ का कुछ ना कुछ करता था। ठीक है, तो यहाँ से होगा मध्यम वर्ग की चर्चा की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बिहार बोर्ड में।
बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करते हैं? तो मध्यम वर्ग के। ठीक है, फिर ये दोस्त, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? कासू जो पढ़े होंगे, खोखा का नाम है कासू, है ना। यह भी एडजेक्टिव बनता है कि खोखा का नाम क्या था? कासू। मैं बताऊंगा, कासू, सीकू, है ना, कोई भी दे देगा वगैरह वगैरह, तो कासू होता है। खोखा का नाम क्या है? कासू। तो कासू मदन के साथ 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 किस खेल में शरीफ होना चाहता था? मतलब जो मदन खेल खेलता था वहां वो गया कासू, तो वो किस खेल में शरीफ होना चाहता था? ठीक है, ए में दिया फुटबॉल में, ए में दिया फुटबॉल। अच्छा जी, बी में भी दिया हॉकी, हॉकी खेल में। सी में दिया बैडमिंटन खेल में, और डी में दिया लट्टू खेल में। डी में दिया लट्टू, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। तो आप अगर इस पाठ को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि गलियों से निकला हुआ हंस कौओं की जमात में शामिल होना चाहता था। एक पंक्तियां हैं उसमें जो दी गई है। मतलब दोस्त वहां कहने का ये अर्थ है, जब मदन खेल रहा था लट्टू, इसका लट्टू, तो वो कौवे की जमात में शामिल होना चाहता था। कौन? तो खोखा, जिसको बोलते हैं कासू। तो वो कौन खेलता था पहले? लट्टू। लेकिन वो गया तो कहता, वो बोलता था कि हम भी खेलेंगे, तो वो इस खेल में जमात होना चाहता था, मतलब लट्टू खेल में वो शरीफ होना चाहता था। ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। ठीक है, 6 नंबर दिया है दोस्त कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब पर जो इस पाठ में दिखाया, सेन साहब अपने लड़कियों को मतलब लड़कियों को मतलब कोई रूल नहीं था, लेकिन लड़कों को सब रूल था। लड़का शाम को घूमने जाएगा, लेकिन लड़की घर पर रहेगी। इनके लिए कोई रूल नहीं था, लेकिन लड़के के लिए वहां पर रूल था। वहीं बताया गया कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। 3, 6, 5 और 4। तो दोस्त यहाँ से मैं बता दूं सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 5। आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को डट कर सामना कीजिए, वही असली हीरो कहलाता है। ओके, तो फिर दिखाएं, एक फिल्म की बात करते हैं, जिसमें फिल्म का नाम क्या है दोस्त? उस फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग फिल्म में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि जब वो दौड़ होता है, मतलब हर कंट्री के वहां पर लोग आते हैं। एक मिल्खा रहता है भारत का, फिर पाकिस्तान का, मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी देश के वहां के लोग होते हैं। लेकिन जब वहां से मतलब एक सिटी बचती है, जो सब प्लेयर वहां से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन अंत में वो क्या करते हैं, जो हमारे देश की जो जवान होते हैं भाग मिल्खा, उसके पैर में पता नहीं कुछ गड़ जाता है, लेकिन वो वहां से रुकता नहीं है, वहां से वो रुकता नहीं है। वो पैर में ब्लड बहता है, मतलब खून बहते रहता है, तभी वो मतलब रनिंग करता रहता है, और अंत में जीत भारत को होती है। समझिए दोस्त, यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर कोई लड़का एक पढ़ रहा है, मतलब एक कोई लड़का पढ़ रहा है, तो समझिए भारत एक भी मतलब वर्तमान में वो आगे जाएगा। मतलब भारत का एक लड़का पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो भारत गरीबी की ओर बढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो अमीर की ओर। इसलिए आप लोगों को भारत का नाम रोशन करना है तो आप लोगों को पढ़ना है। जैसे एक प्रधानमंत्री से पूरे भारत का नाम होता है। अगर इंडिया मैच जीतती है तो पूरे भारत का नाम रोशन होता है ना, क्योंकि उसमें 11 प्लेयर से पूरे भारत का नाम रोशन होता है। इसलिए आप भी सोच लीजिए कि आपको अगर नाम रोशन करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चैनल पर मोटिवेशन वीडियो भी डाला जाएगा, ठीक है, आप लोगों को टेंशन मत नहीं लेना। 7 नंबर में दिया है कि मदन किसका पुत्र था? जो मदन था, इसमें लट्टू खेल रहा था, तो मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर, सोफर और सिंह साहब। तो दोस्त यहाँ से मैं बता दूं कि मदन था वो गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था जी। तो राइट आंसर, गिरधर कहाँ है जी? सिंपल तो है, देखिए कितना। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो एक बार तो कमेंट और लाइक करना ही करना, और शेयर भी करना है अपने दोस्त के पास। ये सब भूलना नहीं है जी, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना उतारिए, फिर मैं और ऑब्जेक्टिव लेकर आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, इतना को स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो दोस्त 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या बोला? 8 नंबर में बोला है कि खोखा का क्या नाम था? उसमें जो खोखा कोई भी सामान को तोड़ फोड़ करता था, उसका नाम क्या था? कासू, बी में दिया है कीसू, सी में दिया कुसू और डी में दिया केसू।
तो दोस्त अभी अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि खोखा का नाम क्या था, खोखा का नाम कासू था। तो राइट आंसर होगा कासू। इन लोगों को ध्यान देना, देखिए सब में क क कहा, सब में क क क, तो कासू होगा राइट आंसर, ठीक है। फिर दिए हैं दोस्त 9 नंबर, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए थे। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए थे। जब जो वो खेलने गया था लट्टू, तो वहां से वो उस जब बताया ना थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में, लट्टू खेलने सब गए थे, तो वहां से वो सब लोग अपने में झगड़ा कर दिया, लेकिन मदन ने क्या कि एक गुस्सा मार दिया। तो कासू को कितने दांत टूट गए थे हमें बताना है। पहले में दिया है 3, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 4। डी में दिया 4। तो इसका राइट आंसर होगा कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए थे, तो 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है दोस्त, ये आप लोग को याद रखना होगा, ये बहुत बहुत बार पूछा गया है। फिर दे दोस्त 10 नंबर में, मदन की पिता का क्या नाम था। जो मदन ने कासू को तोड़ दिया था दांत, उसके मदन के पिता का नाम क्या था, ये बताना है। खुराना, एक दोस्त खुराना है, ठीक है। फिर श्रीधर लाल, श्रीधर लाल। फिर डी दिया वंशीधर और टी में दिया गिरधर लाल, गिरधर लाल। तो आप लोग जानते होंगे कि मदन के पिता का नाम क्या था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। राइट आंसर होगा गिरधर लाल, ठीक है। आप लोग लिखते रहिए कॉपी पर, नहीं तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 किसी जितना भी मन कर उतना बार भी दे सकते हैं, नो डाउट। फिर दे हैं कि 11 नंबर, मदन की उम्र क्या थी। मदन की उसमें उम्र क्या थी हमें बताना है। पहले दिए 5 6 7, बी में दिए 7 8 साल, सी में दिए 2 3 साल और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। डी में दिए हैं जी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्त यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं, जो उस समय मदन की उम्र ज्यादा नहीं थी, 5 6 साल थी। कितना थी, 5 6 साल। फिर दे दो, मोटर कार को किससे खतरा था, है ना। मोटर कार को किससे खतरा था भाई, किसे मोटर कार, मैंने बताया था ना कि कोई भी सामान देखता था तोड़ फोड़ करता था। ध्यान सुना है, कासू से, मदन से, खोखा से और इंजीनियर से। इंजीनियर से तो दोस्त ये मैं बता दूं कि इस पाठ में इंजीनियर का चर्चा नहीं किया गया, किसी का इसमें इंजीनियर नाम नहीं है। फिर दे दोस्त मदन नाम है, कासू कीसू नहीं है, ये भी डिलेक्ट हो गया, मतलब कीसू नहीं कासू है ना, ये भी डिलेक्ट हो गया। और क्या चाहे दो बचा ऑप्शन, तो इसमें दोनों में से कौन होगा। तो फर्स्ट बार मैंने बताया था कि जब कोई भी सामान को देखता था तो तोड़फोड़ कौन करता था, तो खोखा करता था। और खोखा का क्या नाम था, तो कासू। तो कौन करता था, किसे खतरा था, तो खोखा से खतरा था। ठीक है दोस्त, ये कहानी पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है, बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है बताया गया है। ठीक है दोस्त, और ये आ गया 13 नंबर क्वेश्चन, ये पार्ट 3 से। भारत से हम क्या सीखे, कि लेखक है मैक्स मुलर, है ना। तो ये रहा 3 फाइट का ऑब्जेक्टिव नंबर 13, कि मैक्स मुलर ने, ध्यान सुना है, मैक्स मुलर ने सर्वसिद्ध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना गया है। परिपूर्ण किस देश को माना गया है, जापान, भारत, श्रीलंका, कनाडा। तो दोस्त हम लोग किस कंट्री में रहते हैं, भारत, इंडियन। तो उनका राइट आंसर होगा, मैक्स मुलर ने भारत को सर्वसिद्ध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा गया है, तो किसको, भारत को। तो ये रहा आप लोग का इतना ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही काम देगा आने वाले परीक्षा में। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहिए, जितना मन करे उतना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि दोस्त अगर आप थोड़ा सा भी इसमें, मतलब हम लोग लिखने में, फिर आप लोग को समझाने में टाइम तो लगता होगा, कि हम लोग तो कुछ ना कुछ करते होंगे, इसलिए आप हम आपने लिए इतना कुछ करें, तो आप हमने लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सिर्फ इतना ही आपसे हेल्प है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जुनून के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत, और खूब पढ़िए। जय हिंद।